नमस्कार, स्वागत है आपका अश्विनी क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई और इसमें हमने कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका झिल्ली जो कि एक कोशिकांग है और उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। ठीक है, और हम कोशिकांग पढ़ रहे थे। ठीक है, कोशिकांग में हमने क्या पढ़ लिया था? कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के बाद में हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कोशिका भित्ति क्या होती है उसे देखिए आप। देखिए, कोशिकाएं दो प्रकार की हैं। एक तो है एनिमल सेल और एक है प्लांट सेल। क्या है? प्लांट सेल। एनिमल सेल यानी कि जंतु की कोशिका और प्लांट सेल यानी कि पादप, और पादप यानी कि पेड़ पौधे। ठीक है, इनकी कोशिका, दोनों की कोशिकाओं में भिन्नता होगी। हमको पता है कि सभी के सभी कोशिकाओं से ही मिलकर बने हैं, लेकिन दोनों की कोशिकाओं में कुछ न कुछ तो भिन्नता होगी, क्योंकि हम लोगों की कोशिकाओं का जो काम है वह काम पादप की कोशिकाओं का नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका झिल्ली के बारे में जब हम पढ़े थे, तो कोशिका झिल्ली के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। ठीक है, कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। ये जो हम लाइनिंग खींच रहे हैं या फिर इसमें ब्लैक कलर से जो लाइनिंग है, यह क्या है? इसी को बोला जाता है कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं कोशिका झिल्ली को। तो आप क्या देख रहे हैं कि एनिमल सेल में यह जो सबसे बाहरी भित्ति है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे बाहरी जो आवरण है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली बोला जाता है। अब बात करते हैं हम पादप कोशिका यानी कि पेड़ पौधों की कोशिका में। तो देखिए, यह जो कोशिका झिल्ली है यह पादप कोशिकाओं में सबसे बाहरी झिल्ली नहीं होती है। सबसे बाहर पादप की कोशिकाओं में एक दूसरी झिल्ली पाई जाती है सबसे बाहर, जिस झिल्ली को हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यह जो है ये है कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति है। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा है, तो ये जो कोशिका भित्ति है यह पादप कोशिकाओं के सबसे बाहर की झिल्ली होती है। अब ऐसा नहीं है कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसमें भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसमें आप देखिएगा जो ये दूसरा नंबर पर जो झिल्ली है, एक जो सबसे बाहरी हो गया, देख रहे हैं ये सबसे बाहर वाला जो झिल्ली है ये कोशिका भित्ति हो गई। लेकिन ये वाली जो झिल्ली है ये भी एक क्या है? झिल्ली है। तो ये वाली जो झिल्ली है मेनली ये है कोशिका झिल्ली। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पादप सेल है यानी कि पादप कोशिका है, इसमें दो झिल्ली मिल गई। एक तो मिल गई, इसमें दो हो गया, एक तो हो गई कोशिका भित्ति जो सबसे बाहर हो गया पादप कोशिका में, और जो दूसरा नंबर पर हमको ये दिख रहा है यह है कोशिका झिल्ली। तो अब आप समझे होंगे कि कोशिका झिल्ली कौन सी बला है या फिर है क्या। कोशिका झिल्ली पादप कोशिकाओं के सबसे बाहर की कोशिका भित्ति जो होती है पादप कोशिकाओं के सबसे बाहर की भित्ति होती है। ठीक है, अब ये तो आप पिक्चर से समझ गए होंगे। इतना तो जरूर समझे कि जो जंतु कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या इसमें कोशिका भित्ति है? नहीं है। इसमें क्या है? सिर्फ कोशिका झिल्ली है। लेकिन जो पादप कोशिकाएं हैं उसमें कोशिका भित्ति होती है सबसे बाहर, उसके बाद में कोशिका झिल्ली होती है। ठीक, तो इस बात को आप समझें। इसमें भी वही बात है। अच्छा, अभी तो आप सेल वॉल पढ़ रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये सेल वॉल है यानी कि कोशिका भित्ति है। जब हम और अंदर बढ़ेंगे तो हम आपको बताए थे कि बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, राइबोसोम के बारे में पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। यह जो है हमारा
ये जो दिख रहा है इसका नाम है, इसका क्या नाम है भाई, इसका नाम है, इसको बोला जाता है गोल्जी बॉडी। कहाँ गया, ये गोल्जी ऑपरेचर्स है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, ये राइबोसोम हो गया। इसके बारे में भी धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये वॉक्यूल्स कहलाता है, इसमें पानी ये सब चाहे खाना ये सब जमा रहता है, जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे करके आगे जानेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो अभी हम लोग सिर्फ कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, इस भित्ति के बारे में। तो चलिए जानते हैं अब कि कोशिका भित्ति की परिभाषा क्या दी जा सकती है। तो लिखता है कि पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण के द्वारा घिरी होती है। यह जो आवरण आपको दिख रहा है यह मोटा होता है और कड़ा होता है। क्या होता है, कड़ा होता है। तो जो पादप कोशिकाएं हैं एक मोटे और कड़े आवरण के द्वारा घिरी होती हैं और इसी मोटे और कड़े आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है, जबकि कोशिका झिल्ली क्या होती है, एक पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है कि नहीं। लेकिन यह क्या होती है, मोटा होता है और कड़ा होता है। अच्छा, यह जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन आप जल्दी से बताइए कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, जल्दी से बोलिए। तीसरा इसमें यह ध्यान रखना है कि यह पारगम्य होती है। पारगम्य कहने का मतलब कि ये जो भित्ति है कौन सा चीज़ अंदर जा रहा है या फिर कौन सा चीज़ अंदर, कौन सा पदार्थ अंदर से बाहर आ रहा है, इससे इसका कोई मतलब नहीं, इसको कुछ भी लेना देना नहीं है। बात समझ में आई, इससे इसको कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए इसको कहता है पारगम्य। पारगम्य का मतलब जिसके अंदर या बाहर कोई भी चीज़ आसानी से जा सके या फिर आ सके। लेकिन हम अगर कोशिका झिल्ली के बारे में बात करें तो कोशिका झिल्ली के बारे में आप जैसा कि जानते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह अर्ध पारगम्य यानी कि सेमी परमिएबल होती है। वह कुछ खास चीज़ों को ही अपने अंदर से बाहर आने देती है या फिर बाहर से अंदर आने देती है। इतना चीज़ आपको पहले भी बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्यूलोज क्या होता है। तो सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ होता है जो कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब कि थोड़ा सा कठोर होता है। और कहा जाए तो सेल्यूलोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, आप जब लोअर क्लास में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें मिलनी होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, तो मिनरल्स, ये सब चीज़ होता है। तो उसी कार्बोहाइड्रेट का ये क्या होता है, सेल्यूलोज बना होता है, जो कि इसको क्या करता है, संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। दृढ़ता का मतलब क्या होता है, कड़ापन, मजबूती। इतना बात समझ में आया। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कोशिका भित्ति होती है वह निर्जीव होती है, सजीव नहीं होती है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली है हमारी, यह जीवित होती है, यह जीवित होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, जीवित होती है। लेकिन यह जो कोशिका भित्ति है यह क्या होती है, निर्जीव होती है। इस बात को भी ध्यान रखना है। फिर है कि यह किसी भी चीज़ को अंदर आने जा सकती है या फिर अंदर से बाहर आने जा सकती है, लेकिन यह कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर या बाहर आने जाने दे सकती है। तो इतना बात समझ में आया। फिर है कि इसके कड़ी और निर्जीव होती है, ये बात बताएं दी। अब इसका काम क्या है, तो यह चूँकि मजबूत होता है, दृढ़ होता है, तो इसलिए यह क्या करता है कि कोशिका को निश्चित रूप प्रदान कर देता है। ठीक है, और उसके बाद में यह सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करता है। उसके बाद में क्या करता है, चूँकि यह कोशिका झिल्ली को घेरे रहती है। ये देखिए, इस यहाँ है कोशिका झिल्ली, ये जो दूसरा नंबर दिख रहा है ना, ये वाला लाइनिंग, ये वाला लाइनिंग जो है कोशिका झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली के ऊपर से क्या है, कोशिका भित्ति है। तो हम कह सकते हैं कि यह कोशिका झिल्ली को क्या करती है, जल्दी बोलिए, रक्षा करती है। उसके बाद में यह कोशिका को सूखने से ही बचाती है। क्योंकि ये निर्जीव है इसलिए यह क्या करती है कि ज़्यादा धूप, नमी या फिर जो कुछ भी हो उससे यह कोशिका को बचाती है और सूखने भी नहीं देती है। पारगम्य होती है का मतलब समझाएं दिए कि इसके आर पार चीज़ें आ जा सकती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पौधों में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। जब आप हायर क्लासेज में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ कवक हैं और बैक्टीरिया हैं, उनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और वह कोशिका भित्ति उनको जिंदा रहने में बहुत हेल्प करती है। तो एक पॉइंट है कि जब पौधों के कोशिका को या फिर कवक की कोशिका या फिर बैक्टीरिया के कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में डाला जाए
तो याद कीजिए कि जब हम अल्प पराश्रयी विलयन में किसी कोशिका को डालते हैं तो क्या होता है, कोशिका फूल जाती है। कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो इसको एक डायग्राम से समझिए, इसको एक फिगर से समझिए कि ये देखिए, जैसे कि ये एक नॉर्मल सेल है। क्या है, नॉर्मल सेल है। ये फूला मतलब कि नॉर्मल स्थिति में है। लेकिन क्या होगा कि जब इसको एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अल्प पराश्रयी विलयन में डाला जाए, अल्प पराश्रयी विलयन में डाला जाए, तो क्या होगा कि यह फूलना स्टार्ट करेगा। क्या होगा, फूलना स्टार्ट करेगा। आपको पता ही है कि इसके अंदर पानी क्या होता है, घुसने लगता है और ये फूलना स्टार्ट कर देता है। जब ये फूलेगा तो इसकी कोशिका झिल्ली भी फूलेगी। चूँकि कोशिका झिल्ली लचीली होती है, इसलिए इसको फूलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि जब हम बैलून में हवा भरेंगे, क्या करेंगे, ये बैलून है हमारा भाई बन जा, हाँ, इसमें जब हम हवा भरना शुरू किए तो लगातार हवा भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, तो क्या होगा, बैलून एक बार ऐसा आएगा कि ये फट जाएगा। तो क्या ऐसे ही होते होते ये कोशिका नहीं फट सकती थी, बिल्कुल फट सकती थी। तो इससे बचाने के लिए कोशिका भित्ति क्या करती है, इस पर प्रेस, जब ये कोशिका भित्ति पर, चूँकि ये तो कोशिका झिल्ली ही न फूलेगी, कोशिका भित्ति तो दृढ़ होती है, कड़ी होती है, ये फूलती नहीं है। तो फूलता कौन है, कोशिका झिल्ली फूलना शुरू करता है। तो कोशिका झिल्ली जैसे ही ए पर ताकत लगाता है ना, तो ये भी कहता है हट इधर, और इसको भी दबा देता है। दबा देने का कारण होता क्या है कि ये कोशिका जो है उतना नहीं फूल पाती है कि ये फट जाए। मतलब ये हुआ कि कोशिका भित्ति यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और कोशिका को फटने से भी बचाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर जानें कि पौधे हो गए, कवक हो गए या फिर बैक्टीरिया हो गए, कि कोशिकाओं को जो होते हैं ना अल्प पराश्रयी विलयन में फटने से बचाती है। कौन, हमारी ये कोशिका भित्ति। अब हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं, अंतर देख लेते हैं कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में क्या अंतर है। जल्दी जल्दी सारा चीज़ पढ़ा हुआ है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि कोशिका झिल्ली सजीव होती है, अभी बताएं, लेकिन कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, यानी कि इससे होकर कुछ ही चीज़ों का बाहर या अंदर आवागमन हो जा सकता है। लेकिन कोशिका भित्ति से कोई दिक्कत नहीं, जाओ सनम आओ सनम वाली बात है। कोशिका झिल्ली की बात कर ले तो ये लचीली होती है, बैलून की तरफ फूलते जाती है। लेकिन कोशिका भित्ति क्या है, बात ऐसा नहीं है। और कोशिका भित्ति भी अगर फूलने वाला रहता है तो समझ रहे हैं, जब उसको अल्प पराश्रयी विलयन में डालिएगा तो कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी फूलेगा और वो कोशिका ही फट जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होती है कोशिका झिल्ली। अभी आपको बताएं, देखिए ये जंतु कोशिका है, इसकी सबसे बाहरी झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली है। लेकिन यह जो कोशिका भित्ति है यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो अगला पॉइंट है कि कोशिका झिल्ली जो है जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। आप देखिए कि ये जंतु में तो कोशिका झिल्ली पाया ही जाता है, साथ ही साथ जो प्लांट सेल है यानी कि पादप कोशिका है उसमें भी तो कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो समझ गए ना कि ये दोनों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली जंतु में भी और पादप में भी। आगे देखिए, आगे है हमारा कि दोनों में होती है, और ये जो कोशिका भित्ति होती है केवल पादप में पाई जाती है। अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो कवक भी हो जाएगा और बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जीवाणु लिख सकते हैं, जीवाणु में भी पाया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ पादप में ही याद रखना है ज़्यादा। अच्छा, जो कोशिका झिल्ली होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका का कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली के कार्य है कि कोशिका की सुरक्षा। कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है कि कोशिका के अंदर जो चीज़ें हैं उसकी सुरक्षा है। लेकिन जो कोशिका भित्ति की का जो काम है कोशिका की सुरक्षा करना, या कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना है। ये चीज़ इतना समझें। एक होता है जीव द्रव्य संकुचन। तो कहता है कि जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, मतलब ये कि यहाँ देखिए ये जो हो रहा है ये यहाँ पर सिकुड़ रहा था, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर फूलने वाला स्थिति बताए थे, सिकुड़ने वाला स्थिति नहीं बताए थे, फूलने वाला स्थिति बताए थे। लेकिन आप देखिए इस चीज़ को कि यहाँ एक नॉर्मल कोशिका है, ठीक है, नॉर्मल कोशिका है। अब इसको क्या किया जाए कि इसमें से पानी की हानि हो, जैसे कि फूले हुए किशमिश में से पानी का हानि होगा तो क्या हो जाएगा, कोशिका सिकुड़ना प्रारंभ कर देगी। तो देखिए यह कोशिका यहाँ तक जो कोशिका थी, यहाँ तक आप देख रहे हैं ये सिकुड़ के क्या हो गई, यहाँ तक चली आई। बात समझ रहे हैं, ठीक है।
तो यही कहता है कि जब किसी पादप कोशिका को में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ भी संकुचित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोशिका झिल्ली ही संकुचित होती है, कोशिका झिल्ली है तो कोशिका झिल्ली तो संकुचित हुई ही, साथ ही साथ इसके अंदर का और भी जो चीज़ सब था, और भी चीज़ कौन सी है, ये सब जो पदार्थ सब है, ये सब जो कोशिकांग सब है, ये सब भी क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को जीव द्रव्य संकुचन या फिर प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और ये जो है, ये जो अल्प परासिविलियन, इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। तो ये एक बात याद रखिएगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका फूलती है और हाइपरटोनिक में कोशिका पिचकती है। तो जब पिचकती है तो जो पिचकने की क्रिया हुई उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस, यानी कि कोशिका संकुचन। तो ये हमारा आज जो टॉपिक है आज का, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरे बच्चों के साथ में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, और पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको और भी आगे का कोशिकांग बताएंगे, जैसे केंद्रक है, केंद्रक है, केंद्रिका है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ये सारा चीज़ अभी बहुत सारा चीज़ पढ़ा हुआ है जो धीरे धीरे ऐसे करके ही छोटा छोटा वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।